हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, अपनी हेल्थ का ख्याल रख रहे होंगे, मस्त होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे और देख रहे होंगे मैकेनिकल ट्यूटर पर थर्मोडायनामिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे टाइम टू टाइम। क्लियर है ना। तो आज मैं दिलीप कुमार आपके लिए थर्मोडायनामिक्स के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सिविल सर्विसेज में पूछे गए, गेट में पूछे गए, एसएससी जेई में भी पूछे जाते हैं। इसी तरह कंसेप्ट आज हम डिस्कस करने वाले हैं। यही वीडियो आज हमने सुबह अपलोड भी किया था, बट किसी कारणवश टेक्निकल इशू की वजह से इसमें आवाज रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी। लेकिन मैंने चेक किया तो उसमें आवाज आ ही नहीं रही थी, तो मुझे दोबारा से ये वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ा। बड़ी मेहनत लगी है दोबारा से वीडियो रिकॉर्ड करने में। इसमें कुछ थ्योरी कंसेप्ट भी थे, क्वेश्चन भी थे, तो दोबारा वीडियो सेम टॉपिक पे दोबारा वीडियो बनाने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है। बट फिर भी आपके लिए मेहनत की है, इतनी सारी मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ लेकिन आप मुझे सपोर्ट नहीं करते हो तो बड़ा दुख होता है। क्लियर है ना। तो अब मुझे जल्दी से बता दो कि आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। आवाज क्लियर आ रही है तो जल्दी से लाइक करके बता दो सर अब आवाज आ रही है, मस्त आ रही है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट नया जुड़े हैं चैनल में, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जो भी नया जुड़ रहे हैं वो अपने फ्रेंड्स को शेयर करो चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा। अगर उनको पसंद आ रही है तो आपके फ्रेंड्स को भी पसंद आनी चाहिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग सपोर्ट करेंगे जरूर, क्योंकि हमारा ये अगस्त मंथ का एक टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर अचीव करने का। अगर हो जाता है तो हम लाइव क्लासेस स्टार्ट करेंगे। अगर 1000 सब्सक्राइबर अचीव आप नहीं करके दे रहे हो, जब तक 1000 सब्सक्राइबर नहीं हो पा रहे, तब मैं अब लाइव क्लास में ही पढ़ाऊंगा। जो नेक्स्ट सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ मैं लाइव क्लास में पढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरा इंटरेक्शन हो नहीं पाता है किसी से, तो मुझे इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होता है पढ़ाते दौरान। मैं लेक्चर के सामने कब तक रिकॉर्ड करता रहूंगा ऐसे कैमरा के सामने। क्लियर है ना। तो हम क्लास में जब इंटरेक्शन करते रहते हैं तो मजा भी अलग आता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सबको चीजें समझ आ रही होंगी। अब हम अपने क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, सीधा क्वेश्चन पे जाते हैं। क्या क्वेश्चन है ये देखते हैं। हम बात कर रहे थे थर्मोडायनामिक वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ, ये देखो क्वेश्चन दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 1 किसमें पूछा है, एएस में पूछा गया है। एएस में पूछा गया क्वेश्चन है, आईएएस में। बहुत अच्छे। क्या बोला है, थर्मोडायनामिक वर्क बता दो। हम जानते थे थर्मोडायनामिक वर्क सबको पता है, डेल डब्ल्यू क्या होता था, जिसे हम क्लोज वर्क बोलते थे, पीडीवी वर्क बोलते थे फॉर क्लोज सिस्टम। तो वो क्या होता था, पी इंटू डी होता था। बहुत अच्छे। पी क्या है यहाँ, हर एक कोई बता देगा कि सर इंडिपेंडेंट ऑफ मास होता है, प्रेशर इंडिपेंडेंट ऑफ मास होता है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। सब जानते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। बहुत अच्छे। और ये जो वॉल्यूम है, चेंज इन वॉल्यूम, तो क्या वॉल्यूम क्या होता है, मास अगर कम करेंगे वॉल्यूम भी कम हो रहा है, इसका मतलब मास डिपेंडेंट ऑन वॉल्यूम। तो हम तुरंत बोल देंगे ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो हम तुरंत बोल देंगे क्या, चेंज इन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। चेंज इन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या इतना क्लियर हुआ सबको। बिल्कुल क्लियर हो गया सर, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये जो हमारा वर्क है वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड चेंज इन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। कहां पर ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि इसने सारे ऑप्शन इंटेंसिव एक्सटेंसिव में दिए थे, इसीलिए हमने चेक कर लिया, ठीक है। बहुत आसान था, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए मैंने डिस्कस किया है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही शानदार। बोला रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ एन आइडियल गैस। आइडियल गैस की बात किया है, बहुत अच्छी बात। आइडियल गैस की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, आइडियल गैस की। और आइडियल गैस का रेशियो पूछ रहा है, रेशियो स्पेसिफिक हीट का क्या पूछ रहा है, सीपी अपॉन सीवी, यही होता है ना रेशियो, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स। क्लियर है ना। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर 1 आ रहा है, ऑप्शन में देख लो सब जगह 1 आ रहा है। इसका मतलब सीपी को यहाँ 1 करना है। सीपी को 1 करने के लिए सीपी से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर ऊपर ही खाली डिवाइड कर देंगे तो नीचे की इक्वेशन चेंज हो जाएगी, इसीलिए हम ऊपर नीचे दोनों तरफ डिवाइड कर दें। बिल्कुल कर देंगे सर, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं सीपी को डिवाइड कर दूं ऊपर नीचे, डिवाइड डिवाइड बाई सीपी इन न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। बहुत अच्छे। तो क्या लिख देंगे हम, 1 अपॉन, क्या मैं लिख सकता हूँ, सीवी अपॉन सीपी, बिल्कुल लिख सकते हैं। डिवाइड कर दिया ना, या फिर सीपी को हम नीचे ले गए, एक ही बात है, दोनों चीजें क्या सेम है, ठीक है। लेकिन यहाँ सीपी के टर्म्स में आ रही है क्वेश्चन, तो इस सीवी को कन्वर्ट कर दो सीपी में। हम जानते हैं सीपी माइनस सीवी इक्वल टू क्या होता है, आर होता है। इसको बोलते हैं मेयर्स इक्वेशन। क्या बोलते हैं, मेयर्स इक्वेशन। क्लियर है ना। तो सीवी की जगह मैं रिप्लेस कर दूंगा, यहाँ से सीवी क्या आ जाएगा, सीपी माइनस आर आ जाएगा। और यहाँ पे पुट करो तो जो रेशियो होगा, रेशियो जो होगा स्पेसिफिक हीट का, वो क्या आएगा, रेशियो हमारा देखो 1 अपॉन सीवी की जगह क्या रख दो, सीपी माइनस के आर डिवाइड बाई सीपी, नीचे चल रहा है इससे से चीर दो सीपी से, ये आ गया 1 अपॉन 1 माइनस के आर अपॉन सीपी। और यही क्या है, आंसर है। ऑप्शन कौन सा है, ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ दिखाई दे रहा है सबको। क्या इतना क्लियर हुआ। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है ये, बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी तरह से हमको क्वेश्चन में अप्रोच लगाना है। बहुत ही चुन्नू मुन्नू से क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा धीमे धीमे।
सभी चुन्नू मुन्नू नहीं है, क्लियर है ना, देखते रहना। नेक्स्ट ये देखो क्वेश्चन नंबर 3, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 3 की बात हो रही है, क्या क्वेश्चन है ये देखते हैं। ये बात कर रहा है टेम्परेचर स्केल की इन डिग्री एन, ठीक है, एक टेम्परेचर स्केल है डिग्री एन में ड्रॉ किया हुआ है। इज टू बी डिफाइंड, किस तरह डिफाइन किया है, द बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर दे रखे ऑफ दिस स्केल 400 डिग्री एन 100 डिग्री एन रेस्पेक्टिवली। व्हाट विल बी द रीडिंग ऑन न्यू स्केल करस्पॉन्डिंग टू 60 डिग्री सेल्सियस। कहने का मतलब ये हुआ हमें यहाँ पर टेम्परेचर स्केल के बारे में पता होना चाहिए पहली बात तो, और टेम्परेचर स्केल शायद हमने डिस्कस नहीं किया है, मुझे याद आ गया। अब मैं टेम्परेचर स्केल डिस्कस कर लेता हूँ पहले, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को करेंगे, क्लियर है ना। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेना, यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं टेम्परेचर स्केल। आगे कर लें, यहाँ पे तो क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लो आगे कर लेते हैं। इसको मैं क्या कर दूँ, इरेज कर देता हूँ। यहाँ पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे टेम्परेचर स्केल, नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। ये दो टेम्परेचर स्केल, टेम्परेचर स्केल बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इधर समझना कि हम देखते हैं टेम्प स्केल का मतलब क्या है कि किसी भी चीज का मेजरमेंट करना हो, यहाँ पे क्या कर रहे हैं टेम्परेचर का मेजरमेंट करेंगे तो हम स्केल डिफाइन करते हैं। तो ये स्केल जो होता है ये क्या होता है उसके समझना है, क्लियर है ना। तो 1954, ये ईयर की बात हो रही है, बिफोर 1954 हम जो टेम्परेचर मेजरमेंट करते थे या फिर स्केल ड्रॉ करते थे, कोई भी स्केल ड्रॉ करते थे तो वो दो रेफरेंस पॉइंट मान के ड्रॉ करते थे। एक रेफरेंस पॉइंट होता था बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, दूसरा होता था क्या, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, या फिर मैं बोल सकता हूँ स्टीम पॉइंट ऑफ वाटर। बॉइलिंग क्या है, बॉइलिंग जहां पे होगी वहीं स्टीम बनेगी, और दूसरा मैं बोल सकता हूँ आइस पॉइंट ऑफ वाटर, जहां पे फ्रीज होगा वाटर वहीं पे आइस बनना शुरू होगा, क्लियर है ना। तो बिफोर 1954 हम टेम्परेचर मेजरमेंट दो रेफरेंस पॉइंट के बेसिस पे करते थे, या फिर स्केल ड्रॉ करते थे। दो पॉइंट होते थे हमारे, वो क्या क्या थे, एक तो था सर हमारा स्टीम पॉइंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट, दूसरा था हमारा आइस पॉइंट या फिर फ्रीजिंग पॉइंट। तो मैं लिख देता हूं, ये सारी चीजें लिख देता हूं पहले, क्योंकि ये पूछ लेता है कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि बिफोर क्या, बिफोर 1954 टेम्परेचर मेजरमेंट, टेम्परेचर मेजरमेंट was done on the basis of, on the basis of two reference point, two reference point that are, that are कौन कौन से हैं वो पॉइंट, that are बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग बोलो या फिर इसे क्या बोल दो, स्टीम बोल दो, स्टीम पॉइंट, एंड एंड फ्रीजिंग, फ्रीजिंग या फिर इसी का दूसरा नाम आइस पॉइंट ऑफ वाटर, क्लियर है ना, ऑफ वाटर, वाटर के टर्म्स में बात करते हैं। क्या इतना क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर हुआ। इधर देखते रहना कि ये हमें बिफोर 1954 पता था, ठीक है, जो बिफोर 1954, तो एक हमने इसी के बेसिस पे स्केल ड्रॉ किया, क्या ड्रॉ किया, स्केल ड्रॉ किया। किस तरह का स्केल था, इधर देखना कि मान लो मैंने ये स्केल लिया, ये हमारा कोई स्केल है, बहुत अच्छे, क्या है ये स्केल है, ये रहा हमारा स्केल, और ये दो रेफरेंस पॉइंट के बेसिस पर यहां पर मैं रेफरेंस पॉइंट ले रहा हूं, एक रिस्पॉन्स, एक रेफरेंस पॉइंट क्या है, ये हमारा स्टीम पॉइंट है, इसे बॉइलिंग पॉइंट बोलो चाहे स्टीम पॉइंट। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा वो हमें डिफाइन कर देते थे पहले ही, क्या टेम्परेचर होगा, हम बोल देंगे टेम्परेचर ऑफ स्टीम पॉइंट, क्लियर है ना। और ये जो स्केल है किसमें है, डिग्री सेल्सियस में ले रहे हैं हम, पहली बात कर रहे हैं डिग्री सेल्सियस की, क्लियर है। दूसरा पॉइंट रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, आइस पॉइंट होता है, आइस पॉइंट, और इस पॉइंट पे कुछ टेम्परेचर होगा, टी आई बोल दूं मैं, डिग्री सेल्सियस की बात हो रही है। ये स्केल कौन सी है, डिग्री सेल्सियस की स्केल चल रही है, देखते रहना किस स्केल की बात कर रहे हैं, ये स्केल हो रही है हमारी डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस स्केल, बहुत अच्छे। ये पानी का हमको पता चल गया स्टीम पॉइंट और पानी का आइस पॉइंट, हमको दो स्टैंडर्ड पॉइंट पता चल जाए, इसके बीच में हम स्केल मेजर करते थे, क्लियर है ना, इसके बीच में टेम्परेचर मेजर करते थे, और इसी के इन्हीं दोनों रेफरेंस पॉइंट को मान के टेम्परेचर स्केल ड्रॉ की गई, ठीक है। तो यहां से एक रेशियो आता था कि अगर मुझको, क्या रेशियो आएगा, इस टेम्परेचर स्केल का एक रेशियो आएगा, वो हर एक टेम्परेचर स्केल के रेशियो के बराबर होगा, चाहे हम किसी भी स्केल में कन्वर्ट करें। जैसे मैंने बोला कि मुझे बीच का टेम्परेचर चाहिए, मैंने बोल दिया बीच का टेम्परेचर चाहिए मुझे कुछ टी, क्या चाहिए, टी। तो एक स्केल रेशियो बना, यहां से क्या बना, स्केल रेशियो, देखते रहना। और वो स्केल रेशियो क्या था कि जो मुझे टेम्परेचर चाहिए किसी भी पॉइंट पे वो टी, माइनस के आइस पॉइंट क्या है, उस उसी स्केल का आइस पॉइंट बता दो, डिवाइडेड बाई
उस स्केल का स्टीम पॉइंट माइनस के उसी स्केल का आइस पॉइंट, और ये आ गया एक स्केल रेशियो, और ये वैल्यू क्या रहेगी, स्केल रेशियो, और ये वैल्यू रहेगी कांस्टेंट फॉर ईच एंड एवरी स्केल, रेशियो कांस्टेंट फॉर एवरी स्केल। क्लियर है ना, ये रेशियो हर एक स्केल के लिए क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। ठीक है सर, हमने डिग्री सेल्सियस की बात की, अगर मैं बात करता हूं डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है हम डिग्री फ़ारेनहाइट भी बना लेते हैं। लो डिग्री फ़ारेनहाइट एक मैं स्केल बना रहा हूं, ये रही हमारी स्केल, ठीक है। मैं बात कर रहा हूं किसकी, डिग्री फ़ारेनहाइट की। ये कौन सा, डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल है। क्लियर है ना, यहां डिग्री सेल्सियस बोलते हैं इसे, तो यहां इसे क्या बोलेंगे, डिग्री एफ बोलेंगे। ठीक है, देखना समझना, क्या हमारे रेफरेंस पॉइंट क्या है, दो स्टैंडर्ड रेफरेंस पॉइंट है, कौन कौन से, स्टीम पॉइंट और आइस पॉइंट। बहुत अच्छे, तो मैं तुरंत बोलूंगा सर इस पे भी कोई स्टीम पॉइंट होगा, होगा बिल्कुल होगा, टीएस होगा टेम्परेचर, और इस पे आइस पॉइंट होगा, बिल्कुल होगा, टी आई होगा। बहुत अच्छी बात, आइस पॉइंट। ये किसकी बात हो रही है, डिग्री फ़ारेनहाइट की बात हो रही है। देखते रहना, यहाँ डिग्री फ़ारेनहाइट की बात हो रही है, कौन सी स्केल पे, डिग्री फ़ारेनहाइट, और यहां जो बात हो रही थी वो किसकी हो रही थी, डिग्री सेल्सियस की हो रही थी। अगर मेंशन करना चाहते हो तो यहां लिख लेना। क्या इतना क्लियर हुआ, और ये जो टेम्परेचर निकाल रहा था ये डिग्री सेल्सियस पे निकलवा रहा था। बहुत अच्छे, इसका मतलब मैंने अभी बोला कि सर मैं अगर डिग्री फ़ारेनहाइट पे इसके करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर निकालना चाहता हूं तो कैसे करूंगा, तो यहां पर मुझे टेम्परेचर निकालना है डिग्री फ़ारेनहाइट की करस्पॉन्डिंग, तो इसका मतलब फिर से स्केल रेशियो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। फिर से मैं स्केल रेशियो लिख सकता हूं, ये हमने स्केल रेशियो लिखा किसके लिए था, डिग्री सेल्सियस स्केल के लिए था। अब मैं स्केल रेशियो लिख रहा हूं डिग्री फ़ारेनहाइट के लिए, रेशियो क्या लिख रहा हूं, डिग्री फ़ारेनहाइट के लिए। वो क्या होने वाला है कि टेम्परेचर बता दो, माइनस के टी आइस पॉइंट बता दो, और डिवाइडेड बाई टी स्टीम पॉइंट माइनस के टी आइस पॉइंट, और ये किसका होगा, डिग्री फ़ारेनहाइट का होगा, और ये भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मींस हर एक स्केल रेशियो किसी भी स्केल पे ड्रॉ कर लो, वो क्या होने वाला है, कांस्टेंट होने वाला है, ये हमको पता चला। ठीक है, और ये दोनों स्केल रेशियो क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। क्लियर है ना, कांस्टेंट होंगे, और हम बोल सकते हैं इक्वल। एक चीज यहां से क्लियर हो गई, बहुत ही शानदार कंसेप्ट के साथ क्लियर हो गई, कि किसी भी स्केल को ड्रॉ करो, चाहे ये स्केल डिग्री फ़ारेनहाइट हो, डिग्री सेल्सियस हो, डिग्री एन हो, डिग्री पी हो, डिग्री क्यू हो, कुछ भी हो, अगर मैं उस स्केल का रेशियो निकालता हूं, उस स्केल का जो रेशियो होगा वो टेम्परेचर किसी पॉइंट पे पूछ रहा है, माइनस के उसका आइस पॉइंट बताओ, डिवाइड बाई स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट, उस स्केल का टेम्परेचर स्केल रेशियो इक्वल टू दूसरी स्केल के टेम्परेचर स्केल रेशियो के बराबर होने वाला है। ये हमको क्लियर हो गया। ठीक है, क्या इतना क्लियर हुआ, तो मैं तुरंत बोल सकता हूं कि ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो मैं नेक्स्ट पेज में लिख रहा हूं, आगे देखना, नेक्स्ट पेज में क्या लिख रहा हूं कि टेम्परेचर माइनस टी आइस पॉइंट डिवाइडेड बाई टी स्टीम पॉइंट माइनस के टी आइस पॉइंट। ठीक है, और ये किसके लिए था, ये हमारा डिग्री सेल्सियस के लिए था, और यही इक्वल टू किसके होगा, टी माइनस के टी आई डिवाइडेड बाई टी एस माइनस के टी आई। कौन सी स्केल, डिग्री फ़ारेनहाइट, कुछ भी निकाल लो, चाहे बोलो सर हमको नहीं पता, हम तो कोई और स्केल मानना चाहते हैं, हमको डिग्री फ़ारेनहाइट नहीं पता, बट हमको ये पॉइंट पता होना चाहिए ना, आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट पता चल जाए किसी भी स्केल के, हम तुरंत उससे क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। और टी आइस पॉइंट डिवाइडेड बाई टी स्टीम पॉइंट माइनस के टी आइस पॉइंट, चाहे वो डिग्री एन स्केल हो, चाहे वो कोई पी स्केल हो, कुछ भी हो, टी माइनस टी आई अपॉन टी एस माइनस के टी आई, चाहे ये डिग्री पी स्केल हो। एक चीज क्लियर हो गई, कैसे भी स्केल हो, बस मुझे आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट पता चल जाए, उसके रेफरेंस पॉइंट, तो मैं स्केल रेशियो की हेल्प से किसी भी पॉइंट पर टेम्परेचर निकाल सकता हूं। बिल्कुल निकाल सकते हैं सर, और ये है हमारा कंसेप्ट, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है, इसको याद रखना है बस, और कुछ नहीं। अब देखो क्वेश्चन करेंगे हम, बेहतरीन क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन करने से पहले मैं एक चीज ये बताना चाहूंगा, क्या बताना चाहूंगा, कि 1954 तो ये ऐसा होता था, बिल्कुल होता था सर, बिफोर 1954 ऐसा होता था, आफ्टर 1954 फिर क्या ऐसा जादू हो गया कि फिर क्या करने लग गए हम। क्लियर है ना, वो और देख लेते हैं एक बार, फिर हम क्वेश्चन करेंगे अपना। जो हमारा क्वेश्चन है वो इसी स्केल रेशियो की हेल्प से होगा, और इस पे इंजीनियरिंग सर्विस गेट में, इवन एसएससी जेई में, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, ये हमारी फॉर्मूला है। क्लियर है, ठीक है, मैंने देख लिया बिफोर 1954, हमने देखा, प्रीवियस में देख लेते हैं। बिफोर 1954 सर ऐसा हो रहा था, टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए हमको दो रेफरेंस पॉइंट की जरूरत थी, लेकिन आफ्टर 1954 हुआ क्या, देखो, अगर मैं बात करता हूं आफ्टर 1954, इसके बाद आफ्टर
1954 क्या होता है वो देख लेते हैं, ठीक है। आफ्टर 1954 द टेम्परेचर मेजरमेंट वाज डन on the basis of only single reference point, and that is क्या है वो, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। इधर समझना कंसेप्ट को ऑफ वाटर, बहुत अच्छे। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। अब ये ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है इसको समझते हैं कि ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर ये ऐसा पॉइंट है, हम बोलते हैं अ पॉइंट वेयर all the three phases of water coexist या फिर coincide लिख लो, कुछ भी लिख लो, coexist या फिर coincide। मतलब कहने का, या फिर मैं बोलूं ट्रिपल पॉइंट ऑफ एनी सबस्टेंस क्या होगा, ट्रिपल पॉइंट ऑफ एनी सबस्टेंस इज द पॉइंट वेयर ऑल द थ्री फेजेस, कौन कौन से, सॉलिड, लिक्विड, गैस, विल कोइंसाइड एट दैट पॉइंट। क्लियर है ना। तो हर तीनों फेजेस हमारे उसी पॉइंट पे क्या करेंगे, लाई करेंगे। थ्री फेजेस ऑफ वाटर विल लाई लिख लो, यहाँ कुछ भी लिख लो, विल लाई। क्लियर है ना। और ये होता क्या है, ये होता है हमारा 273.16 किसके बराबर होता है, 273.16, कोई बताए किसके बराबर होगा, केल्विन के बराबर होगा। बिल्कुल सही है, ठीक है। हमने एक लेक्चर पहले डिस्कस किया था, वहां पर ये शायद मैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, वहां करेक्शन कर लेना, कौन सा लेक्चर था मुझे पता नहीं, किसी बच्चे ने डाउट पूछा था, आज ही पूछा था, हाँ, कि वहां पर मैं गलती से 373 पॉइंट समथिंग डिग्री सेल्सियस लिखा गया हूं, तो उसे करेक्शन कर लेना। वो कौन से लेक्चर में, आई थिंक वो लेक्चर नंबर 2 या 3 में होगा कहीं, वहां पे होगा फेज डायग्राम, जहां हमने पढ़ाया था आई थिंक डिग्री ऑफ फ्रीडम गिव्स फेज रूल पढ़ाया था, वहां पे होगा शायद, आई थिंक वहां पर मैंने डिस्कस किया होगा, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, पर जहां पर भी मैंने डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ाया है, डिग्री ऑफ फ्रीडम जिस लेक्चर में पढ़ाया है, तो करेक्शन कर लेना। क्या करेक्शन करना है कि वहां पर ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर मैंने लिखा होगा, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, उसको करेक्शन करके डिग्री सेल्सियस लिख दिया होगा, उसको करेक्शन करके 273.16 केल्विन कर लेना। मुझे जल्दबाजी में कई बार क्या होता है, वो डेटा क्रिटिकल पॉइंट का है, ट्रिपल पॉइंट का नहीं है। क्लियर है ना। जो 374 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो क्रिटिकल पॉइंट टेम्परेचर ऑफ वाटर होता है, ना कि वो ट्रिपल पॉइंट होता है। वो गलती से शायद क्रिटिकल पॉइंट लिख गया है वहां पे, तो जल्दबाजी में हो जाता है कई बार, तो उसे करेक्शन कर लेना। ये करेक्शन करना है, करेक्शन। क्लियर है ना। जो लेक्चर देख रहे हैं कंटिन्यूअसली उन्हें पता चल रहा होगा कहां पे था कहां नहीं था। क्लियर है, इतना क्लियर है, ठीक है। तो यहीं से ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर के बेसिस पे टेम्परेचर मेजरमेंट होने लगा, ये पूछता है स्टेटमेंट में, ठीक है। अब बोलेगा कि यहीं से इंटरनेशनली जो एक्सेप्टेड कन्वेंशन होता है हमारा, उन्होंने केल्विन की डेफिनेशन दे दी। क्या दे दी, केल्विन की डेफिनेशन दे दी। क्या दी, ये है केल्विन की डेफिनेशन कि अकॉर्डिंग टू, लिख लेना इसे, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनली accepted convention 1 Kelvin is equal to इसके बराबर होगा 1/273.16 वैल्यू ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। क्लियर है ना। तो यहीं से एक केल्विन की डेफिनेशन आ गई। कल को कोई पूछने लग जाए एक केल्विन किसके बराबर होता है, 1/273.16 ट्रिपल पॉइंट ऑफ क्या, वाटर, S2। क्लियर है ना। और ये हमारी क्या है, 1 केल्विन की डेफिनेशन आ गई, और ये हमारे लिए इंपोर्टेंट था, इसीलिए मैंने सारे टॉपिक क्या कर लिए, यहाँ कवर कर लिए। देखो कहीं अगर कोई टॉपिक मुझसे गलती से छूट जाएगा, क्योंकि पढ़ाने में हम इतने लीन हो जाते हैं कई बार कि पता नहीं चलता कौन सा टॉपिक रहेगा, छोटा मोटा टॉपिक कोई रह जाता है, तो मैं जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा तो मैं तब एक बार क्या कर लेता हूँ, देख लेता हूँ
कि कोई टॉपिक रह तो नहीं गया, उस टॉपिक को हम आगे डिस्कस कर लेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। क्लियर है ना? तो क्या इतना क्लियर हुआ सबको? बिल्कुल हो गया। टेम्परेचर स्केल का हमने कंसेप्ट देख लिया। अब हम क्वेश्चन देखते हैं जो हमने क्वेश्चन दिया था कि अभी मैंने टेम्परेचर स्केल रेशियो देखा था, 2 रेफरेंस पॉइंट अगर हमको पता है तो इस टेम्परेचर स्केल रेशियो को हम फॉलो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखो प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, ये क्वेश्चन अब दे रखा है कि इसने एक नई डिग्री डिफाइन, एक नई स्केल डिफाइन की है, डिग्री एन की। देखो डिग्री एन की नई स्केल डिफाइन की है, जिसपे उसने डिफाइन ये किया है बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिफाइन किया हुआ 400 डिग्री एंड 100 डिग्री। क्या इतना क्लियर है? ठीक है। रेस्पेक्टिवली व्हाट विल बी द रीडिंग ऑन न्यू स्केल करस्पॉन्डिंग टू 60 डिग्री सेल्सियस। मतलब कहने का दो स्केल की बात कर रहा है, एक डिग्री एन की जिसके दोनों रेफरेंस पॉइंट बता दिए और बोला है कि इस डिग्री एन पर, इस डिग्री एन स्केल पर 60 डिग्री सेल्सियस के करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर क्या होगा। अभी कंसेप्ट बता दिया, वो सेम कंसेप्ट लगा दो, हम तुरंत बोल देंगे दो स्केल बना लेते हैं सर। लो एक स्केल ये बना ली, ठीक है, एक स्केल ये बना ली, बहुत अच्छे। और मैं बोल दूंगा सर ये जो स्केल है, ये स्केल तो डिग्री एन की है और ये स्केल डिग्री सेल्सियस की है। क्लियर है ना? डिग्री एन पे स्टीम पॉइंट की वैल्यू दे रखी है। देखो स्टीम पॉइंट कितना दे रखा है हमारा, 400 डिग्री एन दे रखा है सर, बहुत अच्छे। आइस पॉइंट, मैं बॉइलिंग पॉइंट बोलूं स्टीम पॉइंट बोलूं कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमने स्टीम में पढ़ा है इसलिए इसको आइस पॉइंट क्या बोल देंगे, 100 डिग्री एन बोलना है, ठीक है। और डिग्री सेल्सियस करस्पॉन्डिंग तो हम जानते हैं स्टीम पॉइंट क्या होता है, डिग्री सेल्सियस में वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है, अंदर ही बता देगा, बहुत अच्छे। और आइस पॉइंट का कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। आइस लिख लेना यहाँ, एस नहीं है, क्या है, आइस। क्लियर है ना? आइस पॉइंट का टेम्परेचर, वाटर का आइस पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है डिग्री सेल्सियस में। उसने बोला है कि करस्पॉन्डिंग टू 60 डिग्री सेल्सियस हमें टेम्परेचर बताओ, टेम्परेचर बताओ करस्पॉन्डिंग टू 60 डिग्री सेल्सियस। क्या मैं स्केल रेशियो लिख दूं? बिल्कुल लिख दो सर। और सॉल्यूशन हम यहाँ से चुटकियों में कर देंगे। क्या सॉल्यूशन होगा? स्केल रेशियो बोलता है टी माइनस के टी आई डिवाइडेड बाई टी एस माइनस के टी आई, किसका, डिग्री एन का, बहुत अच्छे। इक्वल टू सर मैं टी माइनस के टी आई डिवाइडेड बाई टी एस माइनस के टी आई ऑफ किसका, डिग्री सेल्सियस का। ये टी क्या है डिग्री सेल्सियस में, 60, लगते जाओ 60 माइनस 0 डिवाइड बाई 100 माइनस के 0, ये आ गया इधर स्केल रेशियो। इधर का क्या आएगा, टी माइनस के आई कितना है, 100 है यहाँ, और डिवाइड बाई 400 माइनस के 100। इसे सॉल्व करोगे तो कितना आंसर आ रहा, कोई मुझे बताएगा? ये आ जाएगा सर टी माइनस के 100 डिवाइडेड बाई 400 में से 100 गए 300, इक्वल टू यहाँ क्या बचा, 100 डिवाइडेड बाई कितना बच रहा है यहाँ, कोई मुझे बताएगा? 100 डिवाइड बाई 100, यही बच रहा है ना, 100 डिवाइड बाई 100। इसको सॉल्व करते हैं, कितना आ रहा है, इससे इसे चीर दो, इससे इसे चीर दो, ये हो गया 180, 180 प्लस 100 280 डिग्री एन आ जाएगा। 280 डिग्री एन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है ना? 280 डिग्री एन इज द करेक्ट आंसर, आंसर डी इज द करेक्ट। क्लियर है ना? अब बहुत से लोग बोल रहे होंगे सर ये आपने कहां से ले लिया, ये डिफाइंड वैल्यू है कि डिग्री सेल्सियस पे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। कोई मुझे फ़ारेनहाइट का बताएगा क्या? फ़ारेनहाइट पे क्या होता है, ये डिफाइंड वैल्यू है। फ़ारेनहाइट पे कोई मुझे बताने वाला है क्या? चलो बता देते हैं, यहाँ पे देखो नेक्स्ट यहाँ पे लिख लेना, फ़ारेनहाइट कहाँ गया, ये था ना, तो यहाँ पे लिख लो फ़ारेनहाइट पे जो स्टीम पॉइंट होता है वाटर का कितना होता है, कोई मुझे बताएगा? ये होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। कभी अगर काम पड़ता है तो इसको लिख लो यहाँ पे। और फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, कोई मुझे बताने वाला है क्या? आइस पॉइंट फ़ारेनहाइट में ये होता है हमारा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। इतना क्लियर है? ये सबको पता है 0 डिग्री सेल्सियस आइस पॉइंट, और ये हमारा होता है 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे लिखना चाहते हो लिख लो, ये हमको पता चल गया और यहाँ से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ सबको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, समझ आ गई होंगी। अगर वाकई में समझ आई है तो क्या करना है, लाइक करना है, मजे से पढ़ाई करते रहना है। क्लियर है ना? इधर देखो, इधर देखो, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 3 क्वेश्चन है यहाँ पर इसी पेज पर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। क्लियर है ना? इधर देखते रहना। अब मैं बात करने वाला हूं कि सर ये बोल रहा है ऑन विच लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर बेस्ड। अंधा भी बता देगा, हमने बोला था जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमने पढ़ा था, वो टेम्परेचर मेजरमेंट के काम आता था, और वहीं से हमने टेम्परेचर मेजरमेंट की जो डिवाइस होती थी उन्हें बोलते थे क्या, थर्मोमीटर। और थर्मोमीटर पढ़े थे 4 टाइप के होते हैं, तो हमने बेस्ड ऑन क्या पढ़ा था, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्या इतना क्लियर सबको? बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, अंधा ही बता देगा इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी मींस इंडिपेंडेंट ऑफ मास, इंडिपेंडेंट ऑफ मास, जो मास पे डिपेंड ना करती हो, इंडिपेंडेंट ऑफ मास। तो हमें पता है इंडिपेंडेंट ऑफ मास का मतलब, हमें चेक करेंगे कि मास को अगर मैं कम करता हूं क्या प्रॉपर्टी
हमारी मास पे डिपेंड कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है। डेंसिटी, पता नहीं सर क्या बोल रहे हो, डेंसिटी वैसे हमने लिखा दिया है, डेंसिटी में कंफ्यूजन होता है, चेक करते हैं। एनर्जी, एनर्जी तो अंदर ही बता देगा, जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, मास पे डिपेंड करती है, तो ये एक्सटेंसिव है। क्या है, एक्सटेंसिव है। देखते रहो, ये क्या है, ये तो है नहीं। एंट्रोपी भी नहीं है, आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि एंट्रोपी मास पे डिपेंड करती है। वॉल्यूम, मास कम करेंगे वॉल्यूम भी कम हो जाएगा, इसका मतलब ये भी मास पे डिपेंड कर रही है, तो आंसर क्या हो गया, डेंसिटी। डेंसिटी क्या है, इंटेंसिव है। तो हमको इंटेंसिव पूछा है, तो यहां से आराम से हम बता सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत ही चुन्नू सा क्वेश्चन है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इसको मिटा दूं क्या, यहीं पे डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है, अ सिस्टम अंडरगोज अ चेंजेज ऑफ स्टेट ड्यूरिंग विच 80 किलो जूल ऑफ हीट इज ट्रांसफर टू इट एंड इट डज अ 60 किलो जूल ऑफ वर्क। मतलब कोई भी सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहा है और उसके दौरान 80 किलो जूल वर्क हम दे रहे हैं उसको, वर्क नहीं, हीट दे रहे हैं, 80 किलो जूल ऑफ हीट दे रहे हैं। यहाँ पे देख लो, 80 किलो जूल ऑफ हीट क्या दे रहे हैं, सिस्टम में दे रहे हैं, और हमको 60 किलो जूल ऑफ वर्क मिल रहा है। दोनों पॉजिटिव है, क्योंकि हीट अगर देते हैं तो पॉजिटिव, अगर वर्क मिलता है तो पॉजिटिव। क्लियर है ना। द सिस्टम इज ब्रॉट बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। बहुत अच्छे, देखते रहना क्या बोल रहा है, सिस्टम जो है अपनी पोजीशन पे वापस आता है, और अपनी पोजीशन पे वापस आके क्या करता है, पता नहीं सर, वापस आना है बस उसको, ठीक है। और ड्यूरिंग विच 100 किलो जूल ऑफ हीट इज ट्रांसफर टू इट, मतलब जब दोबारा वापस आ रहा था फाइनल से इनिशियल पोजीशन पर, तब भी हमने 100 किलो जूल ऑफ हीट सप्लाई की, तो उस दौरान वर्क डन बताओ कितना रहा होगा, ठीक है। वर्क डन हमें सप्लाई करना पड़ा या हमको मिला, वो चेक करना है। क्लियर है। देखो मैंने बोला, क्या बोला, कि मैं कोई प्रॉपर्टी डायग्राम बनाऊं, ये रहा प्रॉपर्टी डायग्राम, इधर समझना कंसेप्ट को, बहुत शानदार प्रॉपर्टी डायग्राम, ठीक है। कोई प्रॉपर्टी डायग्राम मान लो, पीवी मान लो, क्या मान लो, पीवी, बहुत अच्छे, पी और वी। उसने बोला कि हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहे हैं, यहां तक चला गया, ये 1 से गया या 2 तक गया, ठीक है। तो इस 1 से 2 तक उसने डेल क्यू दे रखा है, हीट ट्रांसफर 1 से 2 तक कितना दे रखा है, ये दे रखा है 80 किलो जूल, देखो क्वेश्चन में दिया है ये रहा, ठीक है। और इसी के दौरान हमें वर्क डन भी दिया है, इसी प्रोसेस का 1 से 2 का कितना, 60 किलो जूल, बहुत अच्छे। जब हम गए हैं तब, ठीक है, 1 से 2 गए, बहुत अच्छे। तो मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से ये बोल सकता हूं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या बोलता है, डेल क्यू किसी भी प्रोसेस का 1 से 2 इक्वल टू डी यू उस प्रोसेस का 1 से 2 प्लस डेल डब्ल्यू बता दो उसी प्रोसेस का 1 से 2। यही होता है नहीं होता, बिल्कुल होता है, ठीक है। अब मैं बात करने वाला हूं कि डेल क्यू तो दे रखा है 80, देखो 80 इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं डी यू क्या होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, या चेंज इन इंटरनल एनर्जी में लिखूंगा फाइनल पॉइंट कौन सा, 2, तो मैं तुरंत लिख दूंगा U2 माइनस U1, ये हो गया चेंज इन इंटरनल एनर्जी, प्लस डेल डब्ल्यू की वैल्यू दे रखी कितनी, 60, बहुत अच्छे। तो यहां से U2 माइनस U1 आ गया हमारे पास, ये कितना आ गया, ये निकल के आ गया सर 20 किलो जूल, बहुत अच्छे, पॉजिटिव आ गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये निकल के आ गया हमारे पास, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अब उसने बोला नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्या बोल रहा है कि द सिस्टम को हम उसकी ओरिजिनल पोजीशन पर ले जा रहे हैं वापस, लो सिस्टम को उसकी ओरिजिनल पोजीशन पर ले गए, तो 2 से 1 जाऊंगा मैं, देखो ये दूसरी प्रोसेस हो गई 2 से 1, ठीक है। अब प्रोसेस किसकी बात, पहले प्रोसेस 1 से 2 की बात हो रही थी कि नहीं हो रही थी, 1 से 2 जा रहे थे। अब मैं बात करूंगा 2 से 1 प्रोसेस की, 2 से 1 प्रोसेस, क्लियर है ना, 2 से 1 प्रोसेस, और 2 से 1 अगर प्रोसेस जा रहे हैं तो ये फाइनल पॉइंट हो गया, देखते रहे ना, 1 फाइनल हो गया ना 2 से 1 में, और ये क्या हो गया, इनिशियल पॉइंट हो गया, इस प्रोसेस के लिए इनिशियल पॉइंट हो गया। समझना, मैं एक क्वेश्चन समझा रहा हूं, बाकी के कई क्वेश्चन इस तरह के आएंगे, बट यहां पर मिस्टेक होती है, इसलिए मैं समझा रहा हूं, बार बार समझा रहा हूं। फिर भी अगर लोगों को नहीं समझ आ रहा है तो ध्यान से सुनो, ध्यान से चीजों को सुनो जो मैं बता रहा हूं, ये फाइनल पॉइंट, क्लियर है ना। अब ये 2 से 1 प्रोसेस में गया, तो उसने बोला 2 से 1 प्रोसेस के दौरान हमने हीट सप्लाई की 100 किलो जूल ऑफ हीट ट्रांसफर टू इट, ठीक है। ट्रांसफर टू इट का मतलब पॉजिटिव, तो मैं तुरंत बोल दूंगा कि ये डेल क्यू दे रखा है, इस दौरान डेल क्यू की वैल्यू क्या दे रखी है, 2 से 1 तक, प्लस में दे रखी है 100 किलो जूल, बहुत अच्छी। अब मुझे वर्क निकालना है, वर्क, तो क्या मैं वर्क निकालने के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगा दूं। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, डेल क्यू 2 से 1 प्रोसेस इक्वल टू डी यू 2 से 1 प्रोसेस, बहुत अच्छे, प्लस डेल ऑफ डब्ल्यू 2 से 1 प्रोसेस, वर्क निकालना है। तो डी यू क्या हो जाएगा, 2 से 1 जा रहे हैं तो फाइनल पॉइंट क्या है, ये 1, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर U1 माइनस U2, बहुत अच्छे, तो फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना, और डेल क्यू की वैल्यू क्या है, 100 है सर, और प्लस डेल डब्ल्यू पूछा है हमको 21, बहुत अच्छे,
क्या मैं U1 U2 माइनस U1 20 था तो U1 माइनस U2 कितना होगा, कोई मुझे बताएगा? U1 माइनस U2 कितना होगा? सर माइनस के 20 हो जाएगा, क्योंकि ये अगर पॉजिटिव है तो इसका अगर मैं माइनस साइन लिखता हूं तो हम तुरंत बोल देंगे सिंस U2 माइनस U1 इक्वल टू, हमें पता है 20 किलो जूल। पता है कि नहीं पता? क्योंकि ये प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम है तो ये पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है, मींस इनिशियल और फाइनल पॉइंट पता है तो हम प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, इसको उल्टा करके भी लिख सकते हैं। U1 माइनस U2 इक्वल टू क्या होगा? माइनस के 20 किलो जूल होगा। बहुत अच्छे, होगा कि नहीं होगा? और इस वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो मैं तुरंत लिख दूंगा, यहाँ से जो वर्क आ रहा है वो इधर ऐड होके कितना आ जाएगा? 120 किलो जूल पॉजिटिव। और ये रहा हमारा आंसर। ये किस प्रोसेस का है? ये 2-1 प्रोसेस का वर्क हमसे पूछा था और ये आ गया आंसर। और आंसर कौन सा? 120 कहीं है क्या? बिल्कुल है सर, आंसर सी इज द करेक्ट। क्या इतना क्लियर हुआ? मैंने देखो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताया, लेकिन अब आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब बार बार ऐसे आपको निकालने की जरूरत नहीं, U2 माइनस U1 20 आया, फिर U1 माइनस U2, मतलब एक प्रोसेस का अगर मैं निकालता हूं, ये 20 किलो जूल आ रहा है, तो अगर वही प्रोसेस वापस अपनी पोजीशन पर जा रही है, अपनी इनिशियल पोजीशन पर जा रही है, तो इंटरनल एनर्जी अगली बार माइनस करके लिखनी है। क्या इतनी चीज समझ आ रही है? मैं देखो बहुत मेहनत कर रहा हूँ, दोबारा से लेक्चर रिकॉर्ड किया है और फिर भी मैं इतनी एनर्जी लगा के पढ़ा रहा हूँ, फिर भी आप सपोर्ट नहीं करते हो तो मुझे क्या है, अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल बहुत दुख फील होता है। क्लियर है ना कि फ्री में पढ़ा रहा हूँ, एक तो दूसरी चीज इतनी मेहनत करके पढ़ा रहा हूँ, सारा टाइम मैनेज करके आज ही लेक्चर रिकॉर्ड किया आपके लिए, आज ही अपलोड करना है, तो चीजों को समझने की कोशिश करो। क्लियर है ना? और ये सिर्फ एक लेक्चर खराब नहीं हुआ मेरा, ऐसे मैंने 3-4 लेक्चर रिकॉर्ड किए थे, मैंने साउंड सुना ही नहीं और तीनों चारों लेक्चर एक दिन में मैंने रिकॉर्ड किए थे, वो सारे खराब हो गए। अब मुझे 3-4 लेक्चर फिर दोबारा से रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। क्लियर है ना? तो इसीलिए बहुत मेहनत लगती है। कई बार ऐसे लेक्चर मेरे रिकॉर्ड हुए हैं, फिर भी मैं क्या है, अपना डीमोटिवेशन फील नहीं करता हूं, मैं फिर भी मोटिवेट होकर आपके लिए लेक्चर रिकॉर्ड करता हूं कि आपकी पढ़ाई में लॉस ना हो जाए। क्लियर है ना? फिर भी अगर आप नहीं सपोर्ट करोगे तो मुझे एट द एंड क्या करना पड़ेगा? क्विट करना पड़ेगा चीजों को। ये दोनों सब्जेक्ट के बाद, अगर ये दोनों सब्जेक्ट जब तक हमारी खत्म होती है, तब तक अगर हमारे 1000 सब्सक्राइबर अचीव नहीं हुए तो हमको ना चाहते हुए भी चीजों को क्विट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं कितनी एनर्जी कहां से लेके आऊं अगर आप ही सपोर्ट नहीं करोगे तो। क्लियर है ना? ठीक है, इतना क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते रहना कि क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 7th और 8th। इधर देखते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन चलो आपके लिए दूंगा प्रैक्टिस के लिए, 7th वाला मैं करा देता हूं, एक आपके लिए देंगे रिवीजन करने के लिए, देखते हैं कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, मैंने डिस्कस किया है वैसे तो, फिर भी मैं 8th क्वेश्चन आपके लिए देने वाला हूं। ठीक है, इसने बोला हीट ट्रांसफर्ड इन अ थर्मोडायनामिक साइकिल ऑफ अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ, ये 4 होगा यहाँ, कंसिस्टिंग ऑफ 4 प्रोसेसेस आर सक्सेसिवली 0, 8, 6 एंड 4 यूनिट्स, ये दे रखा है। ठीक है, हीट ट्रांसफर दे रखा है 4 प्रोसेस का। द नेट चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी। ठीक है, उसने बोला है द नेट चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी। सबसे पहली चीज कि क्या बात कर रहा है, ये थर्मोडायनामिक साइकिल की बात कर रहा है। बहुत अच्छे। और साइकिल क्या होती है देखना, साइकिल हम उसे बोलते हैं, जैसे मैं पीवी डायग्राम में ड्रॉ कर रहा हूं, अगर मैं साइकिल बनाता हूं तो यहां से स्टार्ट किया, यहां पर गया और फिर यहां से वापस आया, यहीं पर वापस आ गया, इसका मतलब 1 से स्टार्ट की 2 तक गया, 2 से फिर वापस आ गया, इसको बोलते हैं साइकिल। तो साइकिल के इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स क्या होते हैं? सेम होते हैं। इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स आर सेम, फाइनल पॉइंट्स आर सेम। इतना क्लियर है सबको? इनिशियल फाइनल पॉइंट्स क्या है? सेम है। तो उसने बोला है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी बता दो साइकिल की, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द साइकिल। क्या चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द साइकिल में लिखना चाहता हूं, ई इनिशियल माइनस के ई फाइनल होगा, और साइकिल के लिए ई इनिशियल ई फाइनल क्या है? सेम है, तो ये एक दूसरे से कैंसिल आउट, क्या आ गया? 0 आ गया आंसर। 100% बी इज द करेक्ट आंसर है। ये फालतू का डेटा है, इसका कोई यूज नहीं है, नो यूज, क्योंकि उसने कंफ्यूज करने के लिए दिया है, नो यूज है ऑफ दिस डेटा। क्लियर है ना? इस डेटा का कोई भी यूज नहीं है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है सिविल सर्विसेज आईएएस में, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्लियर है ना? अभी तक हमने किसी भी क्वेश्चन के लिए कैलकुलेटर नहीं उठाया, क्यों? क्योंकि सारे क्वेश्चन सिविल सर्विसेज के हैं आज। तो जब गेट का क्वेश्चन आएगा तब हम कैलकुलेटर उठाएंगे, अदरवाइज कैलकुलेटर नहीं उठाएंगे। और ये कैलकुलेटर किसी को यूज नहीं करना है, ये मैंने इसलिए रखा है ताकि मैं जल्दी से फास्ट कैलकुलेशन करके आपका टाइम सेव कर सकूं। क्लियर है ना? आपको गेट वाला कैलकुलेटर पे ही प्रैक्टिस करनी है, वो कहां होगा? आपके मोबाइल में होगा। पॉज करो, मोबाइल में गेट का कैलकुलेटर है, उससे प्रैक्टिस करो। लेकिन जब एग्जाम के दौरान आपको लैपटॉप पे प्रैक्टिस करनी है विद माउस के साथ। क्लियर है ना? ठीक है, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये मैं प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं सबको। ठीक है, क्या बोलता है? इन एन एडियाबेटिक प्रोसेस 6000 जूल ऑफ वर्क परफॉर्म्ड ऑन अ सिस्टम, 6000
जूल ऑफ वर्क क्या है, सिस्टम पे कर रहे हैं हम। इन द नॉन एडियाबेटिक प्रोसेस बाय विच द सिस्टम रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल स्टेट, ठीक है, दोबारा से ओरिजिनल स्टेट में आ रहा है नॉन एडियाबेटिक प्रोसेस से, एडियाबेटिक से जा रहा था नॉन एडियाबेटिक से वापस आ रहा है। देखो सेम क्वेश्चन कराया मैंने, अभी बोला था 1 से 2 प्रोसेस हम गए, 2 से 1 वापस आए, तब क्या है, इसने बोला है हीट ऐड की सिस्टम में, तो वर्क डन बताओ। सेम डिट्टो क्वेश्चन है इसका, मैं चाहता हूं आंसर क्या करो आप, कमेंट करो आंसर, आंसर क्या करो, कमेंट करना। वीडियो के नीचे क्या करो, आंसर कमेंट करके बताओ, सबका सही होना चाहिए। अगर ये भी गलत कर दिया तो फिर तो मेरा पढ़ाना क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, फिर तो मैं क्या है हाथ खड़े कर दूंगा साहब, अब कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल डिक्टो क्वेश्चन अभी रिपीट किया है और उसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन था। क्लियर है ना? तो उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर सबको पसंद आया होगा, और वाकई में अगर पसंद आया तो लाइक करना है वीडियो को और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। और जो भी लोग चैनल में नया जुड़े हैं वो वीडियो को क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आपको हर वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसी तरह आप पढ़ते रहो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो मेरे साथ धमाकेदार। और अगली क्लास में भी हम एक और लेक्चर लेके आएंगे जिसमें हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। वहां पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आने वाला हूं मैं, गेट के क्वेश्चन लाऊंगा और थोड़े से कन्वेंशनल टाइप क्वेश्चन लेके आऊंगा, वहां पर बहुत मजा आएगा। तो अगले लेक्चर में भी बने रहिएगा मेरे साथ, पूरा लेक्चर एंड तक देखा करो, आपको बहुत मजा आने वाला है, ठीक है? तो गाइस आज के लिए इतना ही बहुत है, अगले लेक्चर में फिर से मिलते हैं इतने खूबसूरत कंसेप्ट के साथ। टाटा बाय बाय, थैंक यू।